Hello and welcome to my channel Shining Stars Always with you. This is Harshita Sharma and we'll see today chapter number 4, Alternative Centers of Power. If you want the explanation of full chapter, you can go to the description box and can click the link of the full chapter. So let's start with it. In this chapter basically we are going to see European Union, ASEAN nations and then is the China. Number 1 is European Union. जैसे ही वर्ल्ड वॉर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 को ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चंस यूरोप के पास आते हैं कि क्या हम पुरानी राइवलरीज या पुरानी लड़ाइयाँ जारी रखें या फिर ज़्यादा अपने आप को इंटीग्रेट करके रखें यूरोप, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई थी तो उसमें एक और यूके, फ्रांस, यूएसए, चाइना और यूएसएसआर जैसे देश थे और एक और जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश थे, ठीक है। तो अब यूरोप का काफ़ी राइवलरी थी। अब जैसे जर्मनी और फ्रांस अलग ऐसे जोग्राफिकली तो बहुत पास पास हैं, लेकिन इन दोनों में राइवलरी बहुत ज़्यादा थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम। तो अब ये हो गया था कि क्या यूरोपियन यूनियन नहीं, यूरोप में हम लोग लड़ाइयाँ स्टार्ट रखें या अच्छे रिलेशंस मेंटेन करें। तो 1945 में जब ये वर्ल्ड वॉर हुई तो उनकी इकोनॉमीज़ बहुत बुरी तरह से टूट गई थी और बहुत डिस्ट्रक्शन वहाँ पर हो चुका था और यूरोप बड़ी ही बुरी हालत में था। अब क्या होता है 1945 का ये जो यूरोप की इतनी गंदी इकोनॉमी गिर जाती है गंदी तरह, तो अमेरिका जो है वो आता है और हेल्प करता है यूरोप की इकोनॉमी को ऊपर लाने के लिए। तो किसके अंडर? मार्शल प्लान के अंडर, ठीक है। और जो यूएसए है वो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर भी बनाता है, नेटो, जिसकी बात हमने फर्स्ट चैप्टर में की थी। इसके अकॉर्डिंग ये है कि जितनी भी कंट्रीज इसमें हैं, अगर किसी भी कंट्री पर हमला होता है तो वो जितनी भी कंट्री नेटो में है वो उसको अपने ऊपर हमले जैसा मानेंगी और एक साथ आ जाएंगी उस कंट्री के जिस पर हमला हुआ है, और जिसने हमला किया है उसके अगेंस्ट वो लड़ेगी। तो ये नेटो भी इस्टेब्लिश फिर यूएसए ने इस वक्त कर दिया था। तो मार्शल प्लान के अंडर ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी इस्टेब्लिश हुआ 1948 में। और ये एक फोरम बन गया जहाँ पर यूरोपियन स्टेट्स जो हैं ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज पर कोऑपरेट करने लग गए थे, समझाइश करने लग गए थे, यानी कि यूरोप का इंटीग्रेशन स्टार्ट हो चुका था। काउंसिल ऑफ यूरोप बनती है 1945 में और ऐसे करते करते एक एक स्टेप वो लोग लेते हैं और धीरे धीरे अपना इंटीग्रेशन करते हैं। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बन जाती है 1957 में और अम, इसके बाद यूरोपियन पार्लियामेंट बन जाता है। और फाइनली जब सोवियत ब्लॉक टूट जाता है, इसकी वजह से जो यूरोप का इंटीग्रेशन है वो एकदम फास्ट ट्रैक पे हो जाता है, यानी कि अब जैसे ही सोवियत ब्लॉक टूटता है, 1991 में टूटा था, 1992 में यूरोपियन यूनियन बन जाती है, ठीक है। अब यूरोपियन यूनियन बनने से क्या हो जाता है कि कॉमन फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी आ जाती है, और जस्टिस पर कोऑपरेशन होने लग जाता है, होम अफेयर्स जो है उस पर समझाइश होने लग जाती है और एक सिंगल करेंसी की क्रिएशन होती है जो कि है यूरो। तो यूरोपियन यूनियन में एक ही करेंसी चलती है, दैट इज़ यूरो, ठीक है। इसके अलावा उनका वीज़ा जो है उससे आप पूरे यूरोपियन यूनियन में घूम सकते हो, मतलब आपको अलग अलग यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ के लिए अलग अलग वीज़ा नहीं चाहिए होता। आप इजीली एक वीज़ा पर पूरे यूरोपियन यूनियन में घूम सकते हो। सो दिस इज़ द थिंग। तो ऐसी कई सारी चीज़ें जो हैं यूरोपियन यूनियन में इस्टेब्लिश होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और बाहर की कंट्रीज से जो फॉरेन पॉलिसी रहेगी वो कॉमन होने लग जाती है, उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी कॉमन होने लग जाती है, तो ये सब चलता है। तो यूरोपियन यूनियन जो कि एक इकोनॉमिक यूनियन से स्टार्ट हुआ था वो धीरे धीरे पॉलिटिकल
यूनियन में कन्वर्ट होने लग जाता है, ठीक है। हालांकि यूरोपियन यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अटेम्प्ट्स किए गए लेकिन वो फेल हो गए, मगर उसका आज की डेट में अपना खुद का फ्लैग है, अपना एंथम है, फाउंडिंग डेट है, अपनी खुद की करेंसी है। यहाँ पर आप साइड में, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है तो इसको ध्यान रखना, ये यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है, इसमें सर्कल है 12 गोल्ड स्टार्स का, ठीक है, जो कि एकता का प्रतीक है और हार्मनी का प्रतीक है बिटवीन पीपल्स ऑफ यूरोप, यानी कि जो यूरोप के पीपल्स हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट नेशंस हैं, उनके बीच में एकता और हार्मनी का प्रतीक है। और 12 यहाँ पर स्टार्स इस वजह से दिए गए हैं क्योंकि 12 स्टार्स, 12 नंबर जो होता है एक ट्रेडिशनली एक सिंबल होता है परफेक्शन का, कंप्लीटनेस का और यूनिटी का। वेल वी आर हेयर एट द यूरोपियन यूनियन मैप। अब इसका एक चीज़ यार ध्यान रखना, करंट अफेयर है, ये है कि यूनाइटेड किंगडम जो है, यहाँ पे ब्रिटेन जो है, इसने अपने आप को अलग कर लिया है यूरोपियन यूनियन से, ब्रेग्जिट हो चुका है। ब्रेग्जिट अगर हम ब्रिटेन के टाइम से मान के चलें तो 31 जनवरी 2020 को हुआ था, अगर हम इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग मान के चलें तो 1 फरवरी 2020 को हुआ था। तो अब ये जो पोर्शन है ये नहीं रहा है यूरोप में। और एक चीज़ और ध्यान रखना, इंग्लैंड, ये जो आयरलैंड की जो ये लाइन दिख रही है ना तुम्हें, इसके ऊपर वाला पोर्शन भी ये इंग्लैंड या ब्रिटेन ही है, और जो ये नीचे वाला पोर्शन है ये पूरा आयरलैंड होगा, ठीक है। तो ये हल्का सा ये वाला जो पोर्शन है ये भी यूके में आता है, और ये वाला तो है ही। तो ये वाला पोर्शन जो है हट चुका है। अब अगर हम इनके पुराने मेंबर्स की बात करें तो ये जितने भी डार्क कलर में हैं ये सारे पुराने मेंबर्स हैं, और ये जितने भी ये ब्लू कलर में हैं ये सारे नए मेंबर्स हैं। ये बेसिकली ये वो मेंबर्स हैं जो कि यूएसएसआर से टूटे। यूएसएसआर जब टूट गया था तो ये सारी कंट्री यूएसएसआर की हैं मेनली, जैसे कि पोलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, ये सारी कंट्रीज उसी की हैं। मतलब कहने का ये है, या तो ये यूएसएसआर में मिली हुई थी या फिर ये वॉर्सो पैक्ट के अंडर थी। अब जैसे पोलैंड वगैरह है, ये वॉर्सो पैक्ट यूएसएसआर का था उसके साथ ही, लेकिन जैसे ही मतलब वो टूट गया तो ये नए मेंबर्स जुड़ गए ईयू में। देन हम यूरोपियन यूनियन के इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। इकोनॉमिकली बात करें तो वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी है यूरोपियन यूनियन, मोर देन $12 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और यूनाइटेड स्टेट्स उससे बड़ी है। करेंसी जो है इसकी यूरो, वो एक थ्रेट हो सकती है यूएस डॉलर को, और इसका जो वर्ल्ड ट्रेड है ये 3 गुना ज़्यादा है यूनाइटेड स्टेट्स के वर्ल्ड ट्रेड से, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स के वर्ल्ड ट्रेड से, या सो ये सारी चीज़ें हैं। और एक इम्पॉर्टेंट ब्लॉक है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, एक इम्पॉर्टेंट ब्लॉक की तरह काम करता है ये, और भी वेरियस इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अपना एक अलग इन्फ्लुएंस रखता है। देन जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस हैं हम उस पर आते हैं। उसके पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट है। देन ईयू का इन्फ्लुएंस यूएस पॉलिसी पर भी रहता है, ठीक है, और चाइना पर भी अपना इन्फ्लुएंस बना करके रखते हैं। मिलिट्री की बात करें तो ईयू की कंबाइंड आर्म्ड फोर्सेस वो हैं जो हैं वो सेकंड लार्जेस्ट हैं वर्ल्ड की, और ये जितना पैसा खर्च करता है डिफेंस में वो भी यूएसए के बाद उसका रैंक आता है उस चीज़ का भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोऑपरेशन हर जगह पर होता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ईयू में कई बार कोऑपरेशन नहीं भी हो पाता। जैसे कि जब ब्रिटेन ईयू में था तब अमेरिकन पार्टनर था इराक के इन्वेजन में, जिसकी बात हमने पिछले चैप्टर में की थी, द इराक इन्वेजन, जो कि 2003 में हुआ था, और अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया था कोलिजन ऑफ द विलिंग के अंडर। कोलिजन ऑफ द विलिंग जब यूएन ने मना कर दिया था ऑपरेशन चलाने थे तो यूएसए ने खुद ने चलाया। तो ब्रिटेन ने हाँ कर दी थी, लेकिन जर्मनी और फ्रांस ऐसे नेशन भी थे ईयू के जिन्होंने अपोज किया था अमेरिकन पॉलिसी को। तो अब देख रहे हो पॉलिसी का कितना डिफरेंस हो गया, ठीक है। देन जो यूके की
प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने यूरोपियन मार्केट से अपने आप को दूर रखा था, और डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिस्ट ट्रीटी को भी रजिस्ट किया था, और ये सारी कुछ लिमिटेशंस हैं ईयू की एज अ ब्लॉक जो हम देख सकते हैं. So this how this part end, and if you want the explanation of full chapter, अगर आप पूरी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उसको क्लिक ज़रूर करें. आई बटन में मैं एक क्वेश्चन डाल दूंगी, उसको अटेम्प्ट कीजिएगा. So this is the end of this video. If you liked, please to hit that like button, subscribe my channel and stay tuned for more.